औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ताबईन। आज हम बात करने जा रहे हैं जस्टिस काजी फाइज ईसा की साहब की शॉर्ट जजमेंट। तो मुख्तसर जजमेंट का जो ऐलान हुआ उसको शाहिद एडवोकेट उस सिलसिले में अपनी कुछ बताएं कि उनके पास क्या इंफॉर्मेशन है। जी शाहिद भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे जनाब अस्सलाम वालेकुम, सब खैरियत से? जी शाहिद भाई, आज हम बात करने जा रहे हैं जस्टिस फाइज ईसा के उनसे मुतालिक जो रेफरेंस का मुख्तसर फैसला है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, तो इसके हवाले से थोड़ा सा डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इस हवाले से हम बात करेंगे, आवाम को हम ये आगाही फराहम करेंगे इस फैसले में क्या हिदायत दी गई है, इस फैसले में क्या बातें की गई है, क्या डायरेक्शन दी गई है। तो सबसे पहले तो ये कि ये फैसला जो है एक सुप्रीम कोर्ट के सेक्शन 1 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के सेक्शन 184(3) के तहत 184(3) कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के तहत जो पिटीशन दायर की गई थी, कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन, उसके अगेंस्ट में उसके मुतालिक ये फैसला है। तो थोड़ा सा हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम इस हवाले से बात कर लेते हैं कि 184(3) क्या है, बेसिकली क्या चीज़ है 183, जिसके तहत जस्टिस साहब ने ये पिटीशन दायर की, कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन, और ये फैसला आया। तो इस हवाले से हम ये देख लेते हैं कि लॉ क्या कहता है। ये 184(3) कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में सेक्शन आर्टिकल 184 है, ये सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल जुरिसडिक्शन के बारे में कहता है, बताता है। जिसमें ये कि 184(1) ये कहता है कि द सुप्रीम कोर्ट शेल टू द एक्सटेंट ऑफ एवरी अदर कोर्ट हैव ओरिजिनल जुरिसडिक्शन इन एनी डिस्प्यूट बिटवीन एनी और टू और मोर गवर्नमेंट। ये तो अगर एक या एक से ज़्यादा गवर्नमेंट्स के दरमियान कोई डिस्प्यूट हो तो उसके मुताबिक उसकी जुरिसडिक्शन है। या गवर्नमेंट से मुराद मोर गवर्नमेंट से मुराद फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट से, या प्रोविंशियल गवर्नमेंट तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट में कोई डिस्प्यूट हो जाए, या फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो जाए। फिर इसका आर्टिकल 2 है, क्योंकि ये फैसला जो आया है, जो पिटीशन लाई गई थी आर्टिकल 184(3) के तहत, तो ये भी आपके सामने मौजूद है। ये आर्टिकल क्या कहते हैं विदाउट आर्टिकल 184(3) कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान विदाउट प्रेजुडिस टू द प्रोविजन ऑफ द आर्टिकल 199। आर्टिकल 199 क्योंकि हाई कोर्ट को रिट के इख्तियार देता है, ये करेंगे उन्हीं इख्तियार के अलावा सुप्रीम कोर्ट के इख्तियार के हवाले से करेंगे। द सुप्रीम कोर्ट शेल इफ इट कंसीडर्स इट ए क्वेश्चन ऑफ पब्लिक इम्पोर्टेंस। अगर सुप्रीम कोर्ट ये कंसीडर करती है कोई सवाल या कोई मामला पब्लिक इम्पोर्टेंस से मुतालिक है विद रिफरेंस टू द इन्फॉर्मेंस ऑफ एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स यानी बुनियादी हकूक़ को जिनको आइन में प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर दी गई है। कन्फर्ड बाय चैप्टर 1 ऑफ पार्ट 2 दिस इन्वॉल्व हैव द पावर टू मेक एन ऑर्डर ऑफ द नेचर मेंशन इन द सेड आर्टिकल। यानी कि फंडामेंटल राइट्स के हवाले से ये सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल जुरिसडिक्शन में आता है कि वो इख्तियारात फराहम करती है, वो कोई ऑर्डर पास कर सकती है। तो इसी तनाजुर में ये पिटीशन दायर की गई और इसका फैसला भी ये इसी के तहत सुप्रीम कोर्ट ने दिया। वो फैसला क्या है, थोड़ा सा हम इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। ये हमारे सामने जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है, ये देखें तो हम यहाँ पे लिखा है ओरिजिनल जुरिसडिक्शन, जिसके हम अभी बात भी कर रहे थे कि ओरिजिनल जुरिसडिक्शन क्या है। आर्टिकल 184 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, आर्टिकल 182 और 3, ठीक है। अब जो जजेस के इनके नाम मेंशन है, फिर कॉन्स्टिट्यूशन नंबर वगैरह आगे डिटेल्स आगे। इस कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन में जो पिटिशनर थे वो जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब, और इसके अलावा भी कुछ दूसरी पिटिशनर थे जो भी उनका भी जिक्र है इसमें। अब हम नीचे आ जाते हैं कि
वर्सेस रिस्पोंडेंट्स कौन है? द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान एंड अदर्स, जो जिनकी तरफ से ये रेफरेंस दायर किया गया था, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल, क्योंकि फैसला उनके चूंकि मामला वहाँ पे चल रहा था सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल पे, तो इट सेक्रेटरी एंड अदर्स। अब इसमें फैसला क्या है, इसको थोड़ा सा हम ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली बात तो ये एक मुख्तसर फैसला है, तफसीली फैसला आना अभी बाकी है। तो मैं इस फैसले के इम्पोर्टेंट नुकात की तरफ आ जाता हूँ, आपके सामने स्क्रीन पे शेयर भी हम कर रहे हैं आवाम को आगाह करने के लिए। ये अब ये ऑर्डर आपके सामने मौजूद है। यहाँ पे लिखा है फॉर डिटेल्ड रीजन टू बी रिकॉर्डेड, जो रीजन रिकॉर्ड की गई लेटर, बाद में रीजन रिकॉर्ड की एंड सब्जेक्ट टू एनी अदर डायरेक्शन गिवन देयर, उन तमाम डायरेक्शंस को फॉलो करते हुए जो कि आगे दी गई है उसको फॉलो करना है। These petitions are allowed and disposed of in the following terms. पिटीशन जो जस्टिस साहब की तरफ से दायर की गई थी वो अलाउ कर दी गई और उसका फैसला कर दिया गया इन द फॉलोइंग टर्म्स क्या है? Subject to what is stated below, the order of the court is that reference number 1 of 2019 is declared to be of no legal effect whatsoever and stand paused. अभी जो रेफरेंस दायर किया गया था इसको इन्होंने ये फैसला दिया कि इसका किसी कोई कानूनी ऐसे नहीं, नो लीगल इफेक्ट, और उसको खत्म किया जाता है। एंड इन कॉन्सिक्वेंसेस देयरऑफ द प्रोसीडिंग पेंडिंग इन द सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल अगेंस्ट द पिटिशनर इन CP 17 2019 के पिटिशनर के खिलाफ जो प्रोसीडिंग जो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में पेंडिंग है, इंक्लूडिंग द शो काज नोटिस जो इशू किया गया था 17 जुलाई 2019 को, इशू टू हिम स्टेट अबेटेड, यानी उसको खत्म कर दिया गया। अच्छा, फिर पॉइंट नंबर 2 है। पॉइंट नंबर 3 के बाद पॉइंट नंबर 2 के बाद 3 आ जाता है। 3 में जो उन जजेस के नाम है जिन्होंने इस फैसले से मुतालिक जिन्होंने इत्तेफाक किया। अब पॉइंट नंबर 4 में आ जाते हैं कि फैसला है क्या, उससे आगे आ रहे हैं। विदिन 7 days ऑफ दिस ऑर्डर, इस ऑर्डर के 7 दिन के अंदर द कंसर्न कमिश्नर ऑफ inland revenue shall himself and not some other exercising delegated power, यानी कि कमिश्नर जो कंसर्न है उसने खुद ये करना है और किसी और को पावर एक्सरसाइज नहीं करेगा, क्योंकि लॉ में ये भी होता है कि सीनियर अथॉरिटी को बाद जगहों पे अलाउ है कि वो अपनी जूनियर्स को भी अपने पावर डेलीगेट कर सकती है, लेकिन यहाँ पे कमिश्नर ने खुद करना है। इश्यू अप्रोप्रिएट नोटिसेस अंडर द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू ने जो FBR का इदारा है, तो उन्होंने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के तहत नोटिस इशू करना है। किसको इशू करना है? टू द स्पाउसेस एंड चिल्ड्रन ऑफ द पिटिशनर, ये जो पिटिशनर्स हैं जस्टिस साहब, इनकी वाइफ और इनके चिल्ड्रंस को, टू ऑफर एन एक्सप्लेनेशन रिगार्डिंग द नेचर एंड सोर्सेज ऑफ द फंड्स, के नोटिस इशू ये करना है कि आप ये हमें बताएं, एक्सप्लेनेशन दे आपके नेचर और सोर्सेज ऑफ फंड्स क्या है, सेपरेटली फॉर ईच प्रॉपर्टी, जो भी जिन प्रॉपर्टीज है जिनके हवाले से रेफरेंस दायर किया गया उनके जराया क्या है। वेयर द 3 प्रॉपर्टीज इन द यूनाइटेड किंगडम, फिर इन प्रॉपर्टीज का हवाला दिया गया जो कि 3 प्रॉपर्टीज हैं। डेट आर इन द नेम्स ऑफ स्पाउस, जो उनके स्पाउस के नाम पे, एंड द चिल्ड्रन पर रिक्वायर्ड, और जो कि उनके स्पाउस और चिल्ड्रन यानी बीवी और बच्चों के नाम पे रिक्वायर्ड किए थे। For the purpose of this order, the Commissioner Inland Revenue having jurisdiction over the spouse of the petitioner, who must be the Commissioner, देखिए बार-बार ये बात हो रही है कि कमिश्नर ही नहीं करना है, shall be who must be exercising jurisdiction and performing functions at Islamabad, यानी कि जो कमिश्नर हो वो इस्लामाबाद में एक्सरसाइज करो फंक्शन, shall be deemed also to be the Commissioner having jurisdiction over the children, उसको चिल्ड्रन पे भी jurisdiction होगी। The spouse and children are herein after referred to as the respondent. Any notices issued or proceeding taken or proposed to be taken under 2001 ordinance in relation to any of the respondents in respect of on account of the properties aforesaid prior to the date of this order stand terminated forthwith. इसमें ये भी कह रहे हैं कि अब
क्योंकि ये अब ये कार्रवाई इश्यू होनी है, तो इससे पहले अगर कोई नोटिस इशू हुआ है तो या कोई कार्रवाई की है तो वो भी अब खत्म हो जाएगी। अब ये नई सिरे से एफबीआर ने, कमिश्नर ने ये करना है। द नोटिस, पॉइंट नंबर 5 देखें हम जजमेंट का। द नोटिस शैल बी सर्व एट द ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ द पिटिशनर एट इस्लामाबाद। नोटिस सर्व कैसे करना है कि उनके ऑफिशियल रेजिडेंस पे इस्लामाबाद के करना है पिटिशनर से, through courier service and such other means as may be considered appropriate and shall be deemed to be served on the respondent when received at the said address। उनके एड्रेस पे भेजना है और जब उनके एड्रेस पे रिसीव हो जाएगा तो ये समझा जाएगा कि उन्होंने नोटिस वसूल कर लिया है। The respondents shall furnish their replies to the notice along with such other materials and record as it deemed appropriate। अब जब इनके पास नोटिस चला जाएगा तो इन्होंने अपने रिस्पोंडेंट्स यानी जो इनकी वाइफ या चिल्ड्रन से, इन्होंने अपना रिप्लाई उस नोटिस का जमा करवाना है और जो भी इनके पास रिकॉर्ड है या जो भी मटेरियल है उसके साथ। इन केस ऑफ देम, इन केस एनी ऑफ देम इज आउटसाइड द कंट्री, अगर इनमें से कोई पाकिस्तान से बाहर है, इट शैल बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सच पर्सन, तो उस बंदे की जिम्मेदारी की टाइमली फाइल ए रिस्पॉन्स, अपने रिस्पॉन्स को फाइल करे। एंड द प्रोसीडिंग बिफोर द कमिश्नर शैल नॉट बी adjourned or delayed for the reason of non availability in Pakistan of such person। यानी कि किसी भी सूरत में, यानी इस वजह पे प्रोसीडिंग को पेंडिंग नहीं किया जाएगा, ये लोग अवेलेबल नहीं है। अब पॉइंट नंबर 7 देख लेते हैं। अपॉन रिसीव ऑफ द रिप्लाईज एंड ऑफ सच एडिशनल मटेरियल रिपोर्ट एज मे बी फाइल्ड इन द रिस्पॉन्स टू बी फाइल्ड इन रिस्पॉन्स टू सच क्लेरिफिकेशन एंड एक्सप्लेनेशन। अब जब रिप्लाई रिसीव हो जाएगा कमिश्नर को, एज द कमिश्नर में इन राइटिंग है, द कमिश्नर शैल गिव एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग ऑफ हेयरिंग टू द रिस्पोंडेंट्स इन। अब देखें ये कानून का एक बेसिक और बुनियादी उसूल है कि किसी भी शख्स को अपॉर्चुनिटी फराहम किए बगैर कोई फैसला नहीं किया जा सकता। तो इसी तरह जब ये अपने नोटिस का जवाब देंगे तो इनको पूरी फैसिलिटी फराहम की जाएगी, यानी अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, ये अपने अपनी इनकी बात सुनी जाए, जब अपनी सारी बात इनको कहने का मौका दिया जाएगा। तो एथोराइज रिप्रेजेंटेटिव काउंसिल एंड शैल देयरअपॉन मेक एन ऑर्डर इंडिकेटेड विद। अब जब ये सारी चीजें हो जाएंगी तो उसके बाद ऑर्डर पास किया जाएगा। The proceeding shall be, point number 8 the proceedings shall be concluded before the commissioner within 60 days of the receipt of the notice as aforesaid। नोटिस की वसूली के 60 डेज के अंदर अंदर ये प्रोसीडिंग कंप्लीट होनी है, प्रोसीडिंग कंप्लीट हो जानी है। एंड द ऑर्डर शैल बी इशूड बाय हिम विदिन 75 डेज ऑफ द सेड डेट ऑफ रिसीव्ड। अब प्रोसीडिंग कितने दिन में कंप्लीट हो जानी है? 60 डेज के अंदर अंदर, और 75 दिन के अंदर अंदर जो ऑर्डर पास किया जाएगा कमिश्नर की तरफ से। एंड नो एडजमेंट और एक्सटेंशन इन टाइम व्हाटसोएवर शैल बी गिवन एज इफेक्ट्स और एक्सटेंड टू द अफोरसेड पीरियड, इसमें कोई एक्सटेंशन नहीं दी जाएगी। तो यहाँ पे ये कहा गया कि 60 डेज के अंदर अंदर जो प्रोसीडिंग कंप्लीट हो जानी है और 75 डेज के अंदर अंदर इस पे उन्होंने ऑर्डर भी पास करना है। Point number 9 within 7 days of the issuance of the order by the commissioner। अब जब ऑर्डर कमिश्नर की तरफ से ऑर्डर इशू हो गया, the chairman फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू shall submit a report। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के चेयरमैन साहब जो है वो एक रिपोर्ट सबमिट करेंगे टू बी पर्सनली साइंड बाय हिम, जो कि उनकी तरफ से साइन होना चाहिए, टू द काउंसिल थ्रू इट्स सेक्रेटरी। सुप्रीम जो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल है उसके सेक्रेटरी को, जो कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रजिस्ट्रार साहब होते हैं, उनको सबमिट की करेंगे। और रिगार्डिंग द प्रोसीडिंग एज अफोरसेड, अब वो अपनी रिपोर्ट रजिस्ट्रार साहब को सबमिट कर देंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, अपेंडिंग देयर टू द एंटायर रिकॉर्ड ऑफ द सेड बॉडी प्रोसीडिंग्स। प्रोसीडिंग की जो भी सारी रिकॉर्डिंग है, जो भी डिटेल है, तफसीलात उसके साथ कर देंगे। द सेक्रेटरी शैल forthwith place such report before the chairman of the council, I the honorable Chief Justice of Pakistan। तो जो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के जो चेयरमैन है
उनको सेक्रेटरी साहब पे ये रिपोर्ट फौरी तौर पे सबमिट करेंगे। हु शेल इन सच मैनर एज deemed appropriate have the report laid before the council for such perusal, consideration, action or other process। अब जब ये चला जाएगा उनके पास रिपोर्ट, तो फिर वो काउंसिल में पेश करेंगे और फिर वो काउंसिल देखेगी किस पर्पज के लिए वो उसको कंसीडर करे कि क्या करना है, क्या एक्शन लेना है, या क्या ऑर्डर करनी है, कब प्रोसीडिंग करनी है। If any is such relation to the petitioner, as the council may determine the receipt of the report, the laying of it before the council and the action proceedings, if any, or orders or direction, as if any, as may be taken, made given by the council, there shall be deemed for the purpose of Article 209 of the Constitution to be in exercise of suo motu jurisdiction as conferred by date article of the council। ठीक है, अब वो उसके जो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत उस पर कार्रवाई करेंगे। पॉइंट नंबर 10 कह रहा है, इफ विद इन 100 days of the date of this order no report, if within 100 days from the date of this order no report as of state is received by the secretary from the chairman FBR, अगर इस रिपोर्ट के आने के 100 दिन के अंदर अंदर, यानी ये जो फैसला है इसके 100 दिन के अंदर अंदर अगर चेयरमैन फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, जिनके बारे में कहा गया कि वो फैसला जो भी कमिश्नर इंक्वायरी करेंगे उसकी रिपोर्ट पेश करेंगे, अगर नहीं पेश करते, he shall inform the chairman of the council, काउंसिल के चेयरमैन को accordingly, and shall if so directed by him write to the chairman FBR requiring, और ये चेयरमैन से FBR के चेयरमैन से काउंसिल पूछ भी सकती है, एंड एक्सप्लेनेशन, वजाहत as to why the report has not been received, कि अगर FBR के चेयरमैन रिपोर्ट सबमिट नहीं करते 100 दिन के अंदर अंदर, तो काउंसिल जो उनसे ये वजाहत तलब कर सकती है कि आपने क्यों पेश नहीं किया रिपोर्ट 100 दिन गुजरने के अंदर। If in reply of the report it is filed, then if in reply the report is filed, अगर अब जब इनको ये नोटिस दे दिया गया, इनसे वजाहत तलब की गई, वो रिपोर्ट फाइल कर दे, तो मैटर शैल बी प्रोसीड इन टर्म्स ऑफ पारा 9 हियर इन अबव। तो फिर अगर वो इस नोटिस के जवाब में, एक्सप्लेनेशन के जवाब में वो रिपोर्ट तलब कर देते, तो जमा करवा देते, तो फिर वही प्रोसीडिंग हुई जिसका पिछले हमने जिक्र किया। If reply is received without the report or the no reply is received, अगर रिप्लाई बगैर किसी रिपोर्ट के वसूल होती है FBR की तरफ से चेयरमैन से, या फिर कोई रिप्लाई नहीं होता, then the secretary shall bring such fact to the shall bring such fact to the attention of the chairman। तो इसकी सूरत में जो सेक्रेटरी साहब हैं, यानी ये जो रजिस्ट्रार है सुप्रीम कोर्ट की, वो चेयरमैन काउंसिल को की नॉलेज में ये बात लाएंगे। who may direct date the matter be placed before the council for such perusal, consideration, action, order or proceeding, जो कि फिर काउंसिल के चेयरमैन साहब फिर जो भी बेहतर समझेंगे कि क्या उस पर फैसला करना है, क्या कंसिडरेशन करनी है, क्या चीज़ें करनी, वो सारी चीज़ हो जाएंगी। तो ये इस फैसले की जो बुनियादी और बेसिक जो नकात थी जो हमने आपसे शेयर करनी, बाकी इसमें और भी कुछ पॉइंट्स थे, लेकिन जो मेन पॉइंट्स थे अवामुल नास को वजाहत करने के लिए हमने बाकायदा किस तनाजुर में ये फैसला दिया गया, आइन की किस शिक के तहत पिटीशन दायर की गई थी जिसके तहत ये फैसला, वो सारी चीज़ें हमने बयान कर दी। उम्मीद है कि इससे काफ़ी आगाही हासिल हुई होगी। जी सामीन, आपने सुन लिया एडवोकेट शाहिद साहब, ये जो टेम्पररी, ये जो मुख्तसर जजमेंट जारी हुआ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जस्टिस काजी फाइज ईसा के लिए, तो आप लोगों को उम्मीद है कि आप लोग बाखबर हो गए होंगे, क्योंकि यहाँ पे जो दिखाया गया है डायरेक्ट जजमेंट दिखाया गया, इसमें कोई किसी किस्म की कोई अपनी तरफ से कोई बात नहीं की गई है। उम्मीद की जाती है कि आप पसंद करेंगे, और अगर पसंद करते हैं तो हम लोगों की हौसला अफजाई के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि लॉयल टीवी आपके लिए और जो नई अपडेट है वो आपके सामने लाए और आपके साथ शेयर करें। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए, नए काम में एक दूसरे का साथ दीजिए। अपना अपने घर वालों का ख्याल रखिए, दोस्तों का भी ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।